हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर खुशवंत फतनानी। आप लोगों के लिए एक बहुत ही कड़क मज़ेदार रिवीजन की शीट लेकर आया हूँ। इंटरनेट पर मुझे एक काफ़ी अच्छी शीट मिली है जहाँ पर एक बच्चे ने बहुत सारे फॉर्मूलाज को सारे चैप्टर्स के लिए सम किया हुआ है। उसमें छोटे बहुत इधर उधर के मिस्टेक्स भी हैं, बट अपन उनको इग्नोर करते हुए जो मेन मेन अच्छे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको देखते जाते हैं ताकि तुम्हारा एक अच्छा रिवीजन हो जाए। अगर तुमने इस चैप्टर को और सिलेबस को एक बार देखा हुआ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइमर्स बट फॉर समबडी हु हैज डन द एंटायर सिलेबस एटलीस्ट वंस। राइट, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। ये रही स्क्रीन। शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हम जानते हैं, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन को कूलम्स लॉ पढ़ाया जाता है। कूलम्स लॉ इज F इज इक्वल टू KQ1 Q2/R² विच टेल्स अस कि कितना फोर्स काम करता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई जाती है एक पॉइंट चार्ज के लिए R दूरी पर KQ/R², और पोटेंशियल पढ़ाया जाता है KQ/R। अपन को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। उसी तरह से हम लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr या E इज इक्वल टू माइनस dV/dx। कई बार क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल दे देता है, अपन को डिफरेंशिएट करके माइनस की साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड रिपोर्ट करना होता है। अब तुम देखोगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके ऊपर कई क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे पिछले साल के पेपर्स के अंदर भी इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डायपोल मोमेंट हम जानते हैं गिवन एज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं -q एंड +q रिस्पेक्टिवली और उनके बीच का डिस्टेंस है 2l, तो डायपोल मोमेंट हो जाती है 2ql, वेयर 2l इज द डिस्टेंस। याद रखना, 2l इज द डिस्टेंस, q इज द चार्ज। वैसे ही डायपोल के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले जाती है। अगर तुम मान लो कि वो एक शॉर्ट डायपोल है तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज गिवन एज KP/R³। जब मैं यहां पे K कह रहा हूं आई मीन 1/4πε0 है ना, KP/R³ ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। वैसे ही एक्सियल लाइन पर उसका डबल 2 KP/R³। बट एक बात क्या ध्यान रखनी है कि इक्वेटोरियल लाइन पर -KP/R³ इज द वैल्यू। मतलब जिस भी डायरेक्शन में P है यानी कि डायपोल मोमेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन पर होता है 0, एक्सियल लाइन पर KP/R²। अब टॉर्क ऑन द डायपोल, हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि अगर तुमने किसी डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पर लगने वाला टॉर्क बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय P×E और मैग्नीट्यूड में PE sin थीटा। हम लोगों को यह भी बताया जाता है डायपोल की एनर्जी क्या होती है। डायपोल की एनर्जी इज -PE cos थीटा। जब मैं थीटा कहता हूं आई मीन द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट यानी कि जो कि -q से +q की ओर होती है एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, अच्छा इसमें भी अलग अलग तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। जब भी कभी आप देखोगे सिस्टम पर लगने वाला टॉर्क 0 है तो दो तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। अगर टॉर्क 0 है तो इट कैन बी बिकॉज थीटा का वैल्यू, ये देखो ये जो साइन थीटा है, थीटा का वैल्यू या तो 0 होगा या 180। अगर थीटा का वैल्यू 0 है देन इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा का वैल्यू 180 है देन इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर में अपन को पढ़ाया जाता है गॉस लॉ। हम जानते हैं गॉस लॉ का मतलब क्या है कि बताता है फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करो कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये हो गया मैथमेटिकली। अगर थियोरेटिकली देखें या इन दी एक्चुअल एसेंस देखें तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से इमर्ज हो रहे हैं। राइट, तो अब गॉस थ्योरम कहता है कि दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन ऐसे भी डिनोट करते हैं, आपको याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ E.ds है ना, दैट इज गिवन बाय चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अलग अलग ज्योमेट्रीज के लिए हम लोग डिराइव करते हैं क्या क्या वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहले एक लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर के लिए हमने पढ़ा था 2k λ/r। 2k λ/r इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही एक चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए, जब मैं कह रहा हूं चार्ज्ड प्लेन शीट, दो तरह के हो सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कंडक्टिंग शीट या प्लेट, तो प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और
इसी तरह से चार्ज शीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना एक बात, नॉन कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और कंडक्टिंग के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो कंडक्टिंग के लिए वैल्यू हमेशा ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉन कंडक्टिंग के लिए कम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि यहां आर नहीं आ रहा है, मतलब आप शीट से कितना भी दूर चले जाओ, कितना भी पास चले जाओ, वो ई का वैल्यू को अपन लगभग सेम मान के चलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, राइट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। छोटे छोटे की पॉइंटर्स कवर कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एक हॉलो स्फीयर के लिए कैलकुलेट करते हो तो इनसाइड द हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ऑन द सरफेस इट इज के क्यू बाय आर स्क्वायर, अवे फ्रॉम द सर्फेस इट इज ऑल्सो के क्यू बाय आर स्क्वायर। बस अब आर रेडियस ना होकर वो डिस्टेंस है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। डायग्राम्स अपन ने पढ़े हुए हैं, काफी आसान और मजेदार से हैं। इसी चैप्टर में अगला पॉइंट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। हम जानते हैं कैपेसिटर के लिए मेजर फंडा है, आपने सबसे पहले पढ़ाया जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसपे अगर ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है तो द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इज गिवन बाय Q by V, where V is the potential difference between the two plates। इसी के लिए एक मेजर सिंपल फॉर्मूला है Q is equal to CV, जो यहां पर लिखा हुआ है, काफी ज्यादा मजेदार और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो जनरली डिपेंड करता है डायमेंशंस पर और जो मटेरियल उस कैपेसिटर के अंदर फिल किया गया है। जैसे यहां पर देखना, कैपेसिटर की वैल्यू के लिए कैपेसिटेंस लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आई रिपीट, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भी आ जाए देन दिस विल बिकम एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी, या फिर यू कैन से के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। वैसे ही अब अगर हमने देखा एनर्जी निकालनी है कैपेसिटर की, हाफ सी वी स्क्वायर, इसी को अपन तीन अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू वी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाय दैट सेम फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू सी वी। आई होप ये क्लियर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है जो भी यहां पर एनर्जी आई, जब आप उसको कैपेसिटर की वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है, विच इज मेजर्ड इन जूल पर मीटर क्यूब। फॉर्मूला हो जाता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पर ई का मतलब है द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एग्जिस्टिंग इन दैट रीजन। और आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर पर। सेकेंड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें तुमने पढ़ा है कुछ बेसिक लॉजिक, बेसिक फॉर्मूलाज। सबसे पहला देखो यहां लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आई होप तुमको ये आइडिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है वो एवरेज वेलोसिटी जिससे कोई एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ट्रैवल करता है फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो मुझे ये लगता है, यानी कि जहां पर हम करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, एन ई वी। ऑल्दो यहां ए लिखा हुआ है, आप देखोगे NeV तब होता है जब हम लोग करंट डेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि J की बात करते हैं, तो J इज एक्चुअली NeV, है ना। और यहां पर J का मतलब है करंट डेंसिटी, विच इज करंट पर यूनिट एरिया। तो जब तुम A को यहां ले आते हो, करंट का फॉर्मूला बन जाता है NeAVD। क्या क्या है ये? N इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर जिससे वो चार्ज गुजर रहा है या करंट पास हो रहा है, और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी अभी अपन ने बात की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम जानते हैं, जितना चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो कर रहा है, dq by dt या q by t इज द वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी चैप्टर के अंदर हमको पढ़ाया जाता है रेजिस्टिविटी, यानी कि रो। ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, राइट, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इज द नेचर ऑफ द मटेरियल। कई बार आपको सिखाया जाता है रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल बाय ए। आई रिपीट, रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो एल बाय ए। करंट डेंसिटी क्या हम लोग देख चुके हैं, करंट पर यूनिट एरिया। मोबिलिटी भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ, और ये कह सकते हो डिवीजन जब करें, क्वेश्चन निकालें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम्स में कई बार। देखो, एक बार अपन को बेसिक आइडिया हो गया ये सारी चीजों का, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि कैसे पावर निकाला जाए। कोई भी एक रेजिस्टेंस है, उससे करंट पास कर रहा है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट है I, तो प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई गिव्स यू पावर। यही पावर अगर उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस R है, करंट I है, तो I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R। एनर्जी निकालना है तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। अभी VI था, VIT हो गया, है ना। अच्छा, मेरे कॉलेज का नाम VIT है, खैर। और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपने और एनर्जी निकालनी है, हीट एनर्जी निकालनी है, तो I स्क्वायर RT या V स्क्वायर बाय R टोटल इंटू T।
कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद से देख लेना, राइट। हम लोग कोडिंग, कलर कोडिंग के लिए जो कोड्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लैक से लेकर वाइट तक आप सभी नंबर्स को डाल देते हो और कोडिंग फटाफट याद करते हो। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कैसे रेजिस्टेंसेस निकाले जाते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अच्छा, जब भी कभी आप किसी एक सीरीज को यूज करते हो, कोई एक किरचॉफ लॉज लगाते हो, तो किरचॉफ लॉ में मेजर दो किरचॉफ लॉ है। पहला वाला है कि द समेशन ऑफ करंट एट एनी गिवन नोड इज जीरो, मतलब जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है किसी भी नोड से, जिसको अपन जंक्शन रूल भी बोलते हैं। उसी तरह से अगला होता है लूप रूल, यानी कि अगर किसी भी एक सर्किट के अंदर आप एक लूप कंप्लीट करोगे तो नेट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जीरो होता है, जिसको अपन ऐसा भी लिखते हैं सिग्मा आई आर, राइट, माइनस सिग्मा ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। या कुल मिला के अगर आप सारे पोटेंशियल का सम करोगे विथ साइन तो आप देखोगे जीरो आंसर आएगा। इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कभी भी सेल्स को सीरीज या पैरेलल में लगाया जाता है, करंट कैसे निकाला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, याद रख लेना, राइट। तो इस जो यहां पर आपको चार्ट दिख रहा है, सारे फॉर्मूलाज हो सकता है सही ना हो, बट एक कहीं ना कहीं ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा आपका। अच्छा, अब याद करो व्हीटस्टोन ब्रिज, तुम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जब भी कभी आप करंट पास कराते हो तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की जब कंडीशन आती है, मतलब जब P का रेजिस्टेंस इज टू R और Q इज टू S जब इक्वल हो जाता है, यानी कि P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, ऐसे केस में सेंटर वाले इस जोन से करंट का बहना बंद हो जाता है, राइट। द करंट फ्लोइंग इन द सेंट्रल ब्रांच बिकम्स जीरो, राइट, इट स्टॉप्स। मीटर ब्रिज में यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना। मान लो ये व्हीटस्टोन आपका मीटर ब्रिज है, जहां पर RB जो लिखा हुआ है, यहां पे कोई रेजिस्टेंस अपन ने सेट किया हुआ है और X एक अननोन रेजिस्टेंस है, तो R इज टू X, यानी कि वो वाला रेजिस्टेंस जो आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में सेट किया है इज टू X इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ लेंथ यहां तक का और इज टू L इज टू 100 माइनस L, यहां जो आपने बीच में लगाया दिस इज द गैल्वेनोमीटर, टू एंश्योर कि यही वाला बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ऑब्टेन हो जाए। आगे बढ़ते हैं पोटेंशियोमीटर के अंदर। यार पोटेंशियोमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डियर स्टूडेंट्स, तुम लोग इसको समझते हो काफी अच्छे से। कभी भी पोटेंशियोमीटर का यूज कर रहे हो, दो चीजें मेन कैलकुलेट होती हैं। सबसे पहला, आप कभी भी कोई दो बैटरीज के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर का मेजर काम ये होता है कि तुम पोटेंशियल को लेंथ के जरिए डिनोट करते हो, यानी कि V इज इक्वल टू KL, वेयर K इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, V इज इक्वल टू KL, है ना, V इज इक्वल टू KL। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां K को अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा इससे अपन इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज गिवन बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने कनेक्ट किया टाइम्स ऑफ L1 बाय L2 माइनस 1। L1 वो लेंथ था जो पहले बार आया, जब दूसरे बार आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो दैट लेंथ इज L2, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करने के लिए और E1 इज टू E2 का रेशियो निकालने के लिए, जो कि आ जाता है L1 इज टू L2, ठीक है, ऑल राइट। फिर आगे आते हैं तीसरे चैप्टर पे, विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में बायो-सेवर्ट्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। एक टेस्ला में 10 पावर 4 गॉस आते हैं, है ना। अच्छा, गॉस लॉ क्या बताता है कि अगर किसी एक वायर से करंट पास हो रहा है तो वायर से पास होने वाले करंट से कुछ दूरी पर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। दैट मैग्नेटिक फील्ड का स्मॉल वैल्यू बिकॉज ऑफ करंट I in a small element of wire dl, ठीक है, that small magnetic field is given as mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square। इसी mu naught by 4 pi की वैल्यू होती है 10 पावर माइनस 7। याद रखना mu naught का वैल्यू 10 पावर माइनस 7 है, और वैसे ही जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था वहां पर 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 into 10 पावर 9 है। यूनिट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक। हम लोगों ने इसी का वेक्टर फॉर्म भी देखा है कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड फिर अलग अलग ज्योमेट्रीज के लिए डिराइव की जाती है इसी बायो-सेवर्ट्स लॉ से। बायो-सेवर्ट्स लॉ से हम लोग डिराइव करते हैं कि कैसे एक सर्कुलर कॉइल के लिए जिसमें करंट I है और इसका रेडियस R है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट I बाय 2R। वैसे ही आप देखते हो कि अगर आपको निकालना है एक रिंग के एक्सिस पे, तो रिंग के एक्सिस के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड हमने डिराइव की हुई है। और आगे बढ़ते हैं, हमने देखा है कि अगर एम्पियर सर्किटल लॉ लिया जाए तो एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशन से आप काफी सारे डेरिवेशंस कर सकते हो, जैसा कि एक है एम्पियर सर्किटल लॉ, देख लेते हैं दैट
line integral of magnetic field is mu naught I. I repeat, line integral of magnetic field is mu naught I. अपन ने सारी डेरिवेशंस और डेफिनेशंस पहले देखी हुई, ये क्विक रिवीजन है तो मैं फटाफट से आगे बढ़ रहा हूं. आगे देखना, आप लोगों ने ये भी देखा है कि अगर एक लॉन्ग वायर है उससे कुछ दूरी पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, देन उसको कैसे निकाला जाता है हम जानते हैं. दैट इज गिवन बाय म्यू नॉट इंटू आई बाय 2 पाई आर. आई रिपीट, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर. जबकि सर्कल के लिए कितना था? सर्कल के लिए म्यू नॉट आई बाय 2 आर था. छोटा सा डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज होता है, यानी कि आप अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में डिनोट करो, तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल होती हैं वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है. वैसे सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, है ना. इसके एंड्स पर होती है म्यू नॉट एन आई बाय 2. वैसे ही और आगे बढ़ते हैं, टोरॉइड के केस में भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है. आपको इसके सारे वीडियोस अगर स्टेप बाय स्टेप देखने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. राइट, प्लेलिस्ट में जाना और क्लास 12th के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं. यू कैन कैच होल्ड ऑफ एनी वीडियो दैट यू वांट और उसको आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो इफ नीड बी. कभी भी अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को किसी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया तो उस पर लगने वाला फोर्स इज F विच इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, जिसकी वैल्यू होती है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. छोटा सा लॉजिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो जो नेट फोर्स लगता है, टोटल फोर्स, उसको अपन लॉरेंस फोर्स कहते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम जानते हैं फोर्स होता है Q इंटू E, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से QVB साइन थीटा, तो टोटल फोर्स कहलाता है लॉरेंस फोर्स, है ना. अगर सपोज मान लो कि नेट फोर्स 0 है तो ऐसा तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इज द वेलोसिटी. मतलब अगर वेलोसिटी इज E बाय B, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, नेट चार्ज को नेट फोर्स को 0 कर सकते हो. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है एग्जाम्स के अंदर. साइक्लोट्रॉन का मेजर पर्पस होता है पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना. एक पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज है उसको सेंटर से ऐसे रोटेट कराकर 2 डीज के जरिए फाइनली बाहर निकाला जाता है. हम जानते हैं इसके लिए मेजर फंडा ये लगता है कि आप मैग्नेटिक फोर्स को, यानी कि जिसको आपने अभी भी ऊपर पढ़ा, ये F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा को इक्वेट कर देते हो सेंट्रीपिटल फोर्स से mv स्क्वायर बाय आर, तो डेरिवेशन आती है और फाइनली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आता है. इंपॉर्टेंट है काफी, है ना. वैसे ही अगर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन एनी 2 वायर्स, अगर इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. वहीं अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वायर्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं. यही फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2I1 I2 बाय आर टाइम्स ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई. काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है. इनफैक्ट यही एम्पियर को डिफाइन करने वाला एक रीजन या एक लॉजिक बनता है. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अगला टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट, ये एक एप्लीकेशन है कि कैसे आप यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट को मेजर कर सकते हो. आप इसी के जरिए, गैल्वेनोमीटर के जरिए, पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकते हो. थोड़े से देर में पढ़ रहे हैं. तो गैल्वेनोमीटर में अगर आपको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालना आता है, काफ़ी सारे अच्छे सवाल लग जाते हैं, बन जाते हैं. इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि कैसे टॉर्क का वैल्यू निकाला जाए किसी एक लूप के लिए जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है. फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा, है ना. गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इनटू अमीटर एंड वोल्ट मीटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कहीं पर भी कुछ भी भूल गए हो, तुमको सारे के सारे टॉपिक्स इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. अब समय आ गया थोड़ा सा और आगे बढ़ने का. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर मैग्नेटिज्म है. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स हो गया, फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया. ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से किया हुआ है ना, ये चैप्टर बहुत तेजी से बनता है ना. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. जब आप निकालते हो इसकी वैल्यू होती है NIA, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट पासिंग थ्रू द लूप टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ द लूप. इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं. अच्छा, इसके ऊपर भी मैंने कई सवाल कराए हुए हैं, क्लास चेक करोगे तो यू विल गेट द आइडिया. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल की जो वैल्यू होती है, राइट, वो वैसी होती है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए होता था. वहां पे अपन लिखते थे 2kp बाय आर क्यूब, यहां हो जाता है 2km बाय आर क्यूब, है ना. जैसे वहां पर P होता था यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहां पर M होता है विच इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. वैसे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इट इज kp बाय आर क्यूब, तो यहां हो जाता है km बाय आर क्यूब. बस k की वैल्यू बदल जाती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में k होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब हो जाता है म्यू नॉट बाय 4 पाई.
अब आगे देखोगे तो इसी चैप्टर के अंदर अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि कैसे एक डायपोल पर, जिसको तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, टॉर्क लगता है mb sin थीटा। वर्क डन ऑन द डायपोल वैसे ही निकलता है जैसे पहले केस में हम निकालते थे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी का लॉस होता है मैग्नेटिज्म के अंदर डी, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करते हो, डीमैग्नेटाइज करते हो, तो कैसे एनर्जी का लॉस होता है वो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्टेरिसिस कर्व इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार एवरीबॉडी, है ना। अच्छा, अर्थ के मैग्नेटिज्म में डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। एंगल ऑफ डिप कैसे कैलकुलेट करें, छोटी छोटी चीजें, राइट। आपको सब कुछ इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। चौथा चैप्टर है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। हम लोग देख चुके हैं कि इसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है द फैराडेज लॉ, यानी कि अगर किसी भी कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इज गिवन एज माइनस डी फाई बाई डी टी। लेंज लॉ स्टेट करता है कि जो फाइनल इफेक्ट है वो अपने सोर्स को अपोज कर रहा है ना। इसी वजह से फैराडेज लॉ में ये माइनस की साइन आती है। तुम देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर ये फाई का वैल्यू दिया होता है और उसको डिफरेंशिएट करके तुमको ईएमएफ निकालना होता है। कई बार रिवर्स भी होता है, अपन को ग्राफ दे देते हैं फाई और टी के बीच का, उसका स्लोप निकालकर माइनस की साइन डाल दोगे तो ईएमएफ आ जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसी चैप्टर में तुमको मोशनल ईएमएफ पढ़ाया जाता है, वेयर तुम्हारा ईएमएफ का वैल्यू इज इक्वल टू बी वी एल, वेयर वी इज द वेलोसिटी जिससे तुम रॉड को मूव करते हो, रॉड का लेंथ एल होता है और मैग्नेटिक फील्ड इज बी। इसी केस में जो पावर जनरेट होता है दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर तुम एक रॉड को रोटेट करते हो तो रॉड को रोटेट करने पर रॉड के एंड्स के बीच में जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुम जब सीबीएसई के पिछले साल के पेपर्स देखोगे इस पर काफी सारे सवाल पाओगे, है ना। अच्छा, अब जब तुमने देखा कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ था, इसी की वजह से जनरेट होने वाले करंट को अपन इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। हम करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ओम्स लॉ विच इज आई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो वो फंडा लगाया और यहां से अपन ने करंट निकाल लिया, ठीक है। करंट आ गया तो तुम जानते हो आई होता है डी क्यू बाई डी टी, तो जितना चार्ज पास करेगा ना वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज चेंज ऑफ फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, और एग्जाम्स में क्योंकि तुम्हारा एमसीक्यू है इस तरह के सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। एडी करंट, सर्कुलर करंट जो होते हैं, जो तुम अपने घरों के अंदर इंडक्शन कुकर यूज करते हो ना, वहां पर इनका एप्लीकेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एप्लीकेशन होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। इसीलिए आगे के पार्ट में हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में, इंडक्शन कॉइल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो जरूर याद से देख लेना उसके फॉर्मूला को। म्यूचुअल इंडक्टेंस काफी अगेन फिर से इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी एक कॉइल है, उस कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल को इन्फ्लुएंस करती है, जिससे दूसरी कॉइल में करंट प्रवेश कर जाता है या डेवलप हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट ऐसा कहो। ये यूज होता है फंडा ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर। ट्रांसफॉर्मर्स भी काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट बनता है, इसको याद से पढ़ना। यस, अच्छा, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई थिंक म्यूचुअल इंडक्टेंस का और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला जो अपने पढ़ा हुआ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद से जरूर देख लेना, है ना। ऑल राइट, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, है ना। ओके, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन। ट्रांसफार्मर के लिए जब भी तुम बात करते हो, मैंने अभी भी जैसे बात की कि ट्रांसफार्मर में देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला तो ये होता है कि वोल्टेज और करंट इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, और वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स काफी ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेसिकली V या EMF, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, EMF is directly proportional to number of turns and inversely proportional to the current। ये छोटा सा फॉर्मूला है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने सिलेबस देखा हुआ है यू विल बी एबल टू रिकॉल मैं क्या कह रहा हूं, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में। आप देखते हो जैसे मैंने, अच्छा ये रहा, देखो ये बच्चे ने लिखा भी हुआ है ना। अच्छा, वैसे ही ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, अगर आपको दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर इतना है और इनपुट पावर इतना है, तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी आ जाती है 100 से मल्टीप्लाई करने पर। उसी तरह से एसी जनरेटर का प्रिंसिपल भी काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग इसी के जरिए निकाल पाते हैं कि जब भी कभी
आप देखते हो ईएमएफ को जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, आई रिपीट, जब भी कभी आप ईएमएफ को देखते हो जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ऐसे टाइम के साथ वेरी होने वाले ईएमएफ को ही हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये एन ए बी ओमेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है या इसी को पीक वोल्टेज भी कहते हैं। अब अगर देखोगे तुम ऊपर यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू, राइट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू से हम लोग दो जनरली पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट मानते हैं। एक होता है एवरेज वैल्यू और एक होता है द फुल स्केल वैल्यू, या ऐसे हम मानते हैं, निकालते हैं आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। तो देखोगे यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज 2/पाई, लेकिन ये हाफ साइकिल के लिए 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट। अगर तुमको पीक करंट दिया हुआ है तो 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट विल बी एवरेज करंट। वैसे ही अगर तुमको पीक वोल्टेज दिया हुआ है तो 2/पाई टाइम्स ऑफ द पीक वोल्टेज विल बी द एवरेज वोल्टेज। लेकिन ये याद रखना है कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द साइन या कॉस कर्व, है ना। साइनोसोडियल अगर तुम्हारा करंट और वोल्टेज है, ऐसे ही केस में एवरेज का ही फॉर्मूला होता है। अदरवाइज एवरेज का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, है ना। ऑल राइट, तुमको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हो वीडियोस इन द प्लेलिस्ट सेक्शन फॉर एनी काइंड ऑफ रेफरेंस। अच्छा, देन मूविंग मोर अहेड, अब आप देखोगे फुल स्केल के लिए ना एवरेज करंट और एवरेज ईएमएफ दोनों ही जीरो होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर, कि आप सबसे पहले स्क्वायर लेते हो, फिर मीन लेते हो, फिर रूट ले लेते हो। आरएमएस वैल्यू होती है पीक वैल्यू अपॉन √2। आई रिपीट, आरएमएस वैल्यू होती है पीक वैल्यू बाय √2। ऐसे ही तुमको इस चैप्टर के अंदर तीन तरह के मेन सर्किट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। रेजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में देखो मेजर फंडा या फर्क यही रहता है कि एक इंडक्टिव सर्किट में ना करंट लैग करता है π/2 से फ्रॉम वोल्टेज। एक रेजिस्टिव सर्किट में, आर वाले सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज एक दूसरे के साथ फेज में चलते हैं, यानी कि दोनों का फेज डिफरेंस जीरो होता है। और जब तुम बात करते हो कैपेसिटिव सर्किट की, तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे चलता है, यानी कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। तुमको दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया समझाए जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो होते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव कैपेसिटेंस। इंडक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब है वो ऑपोजिशन जो एक कैपेसिटर ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज XC, विच इज गिवन बाय 1/C ओमेगा। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये होती है कि ये जो XC का वैल्यू ये ओमेगा पे भी डिपेंड कर रहा है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, क्योंकि तुमने जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है दैट इज E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा सोर्स का हिस्सा है, उस पर XC डिपेंड कर रहा है या कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड कर रहा है। वैसे ही इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है L ओमेगा। अगेन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि XC और तुम ओमेगा के बीच का ग्राफ बनाओ, तो यहां पर वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है कुछ इस प्रकार से, लाइक दिस। XC और ओमेगा के बीच का ग्राफ, अगर तुमको क्वेश्चन में कहा जाता है XL और ओमेगा के बीच का ग्राफ बनाओ, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। आई होप ये सबको याद है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना, मैंने लेक्चर्स में सब कुछ समझाया हुआ है। इंपिडेंस का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट बनता है। फेजर डायग्राम्स अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपिडेंस इज गिवन बाय √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। इसी तरह से तुम एक इंपिडेंस ट्रायंगल का निर्माण करते हो, जिसमें तुम बनाते हो तीन तरह के अलग अलग साइड्स और हर साइड का एक नेमिंग करते हो, याद होगा। उसी से हम निकालते हैं tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही cos phi भी निकालते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर बनता है। तो इस तरह से काफी ओवरऑल बेसिस पर अपन लोगों ने रिवीजन किया है। बहुत सारी इसके अलावा भी चीज़ें, तो आई होप ये रिवीजन आपको पसंद आया और जो जो अभी अपन ने चीज़ें डिस्कस की वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी तुम्हारे एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए। सो दिस इज खुशवंत फतनानी साइनिंग ऑफ फॉर द सेशन फॉर द डे। इस जो भी कंट्रीब्यूशन मैंने किया है, ट्राई टू लाइक पुट इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन, जिनका भी रिविजन बचा है और जिनका भी इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। उस पॉजिटिविटी के साथ इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने आप ही लाइक करोगे, शेयर करोगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ऑल राइट देन, मेरी क्लासेस हर दिन होती है, तुम जानते हो, राइट, इवनिंग में 9 से 10:30 तक, ठीक है। ओके देन, गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी या, बाय बाय।